आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। करीब एक साल पहले गलवान में जो कुछ हुआ वो आप भूले नहीं होंगे। वही गलवान जहां पर पिछले साल भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प हुई थी। चालबाज चीन को ऐसा सबक मिला था कि उसकी हेकड़ी निकल गई थी। गलवान में जिस जगह पर उसने कब्जा करने की कोशिश के लिए 300 से ज्यादा सैनिक उतारे थे, उसे भारत के कुछ दर्जन भर सैनिकों ने मिट्टी में मिला दिया था। कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस का ऐसा परिचय दिया कि दुनिया भारतीय सेना की ताकत से एक बार फिर से रूबरू हुई। गलवान की झड़प को बीते एक साल हो गए हैं। भारत जहां इस क्षेत्र में सामरिक लिहाज से अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, दिखा भी रहा है, तो वहीं चीन का रवैया अब तक बदला नहीं। वो साजिशों पर साजिशों को अंजाम दे रहा है। गलवान और पैंगोंग में भारत ने चीन को जो सबक सिखाया, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, हमसे अब मत टकराना। गलवान में चीन के कैसे भारतीय सैनिकों ने चिथड़े उड़ाए थे, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ पैनल मौजूद रहेगा, उनसे चर्चा हम करें। उससे पहले दिखाते हैं एलएसी पर चीन की नई साजिश आखिर क्या है। सैटेलाइट तस्वीरों में चीन की इस नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। तिब्बत के शन्नान में चीन सैन्य सुविधाओं का विकास लगातार कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में चीन की अंडरग्राउंड साजिश कैद हुई है और शन्नान में चीन यूजीएफ यानी कि अंडरग्राउंड सैन्य सुविधाओं का लगातार निर्माण कर रहा है और चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट ये बता रहा है कि चीन की साजिशें रुकी नहीं हैं। तिब्बत के शन्नान में चीन के एक बड़े सैन्य शहर में इसे तब्दील कर दिया गया है। इस इलाके में चीन 2019 से एक और संदिग्ध यूजीएफ बना रहा है। अब ये यूनिट एक बड़े सैन्य हब के पास और मौजूदा यूजीएफ के दक्षिण में है और इसी यूजीएफ के जरिए यानी कि अंडरग्राउंड फैसिलिटी के जरिए चीन लगातार इस कोशिश में है कि कैसे अपना अधिकार बढ़ाता रहे, कैसे अपनी साजिशों में कामयाब होता रहे और एक एक स्टेप आगे बढ़ाता रहे। अब कुछ और तस्वीरें आपके सामने साझा करनी जरूरी है। मैप के जरिए चीन की ये साजिश कैसे सामने आ गई है और कैसे दुनिया के सामने चीन का ये साजिश भरा चेहरा आ गया है, आपको दिखाते हैं। ये जो आप मेरे बराबर में मैप देख रहे हैं, इसमें चीन का जो निर्माण कार्य है, जो चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट है, वो आपको दिख रहा होगा। इसमें पीएलए की फेंसिंग आपको नजर आ रही होगी, जो कटीले तार लगे हुए हैं। युद्ध को देखते हुए उसके लिहाज से सभी साजो सामान इसी में इकट्ठा किया गया है। यूजीएफ एंट्री पॉइंट बाकायदा यहाँ पर बना दिए गए हैं, यूजीएफ रोशनदान यहाँ पर बना दिए गए हैं और यहाँ लगातार बड़ी बड़ी मशीनों से काम चल रहा है ताकि ये निर्माण कार्य जल्दी से पूरा हो सके। चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट का तेजी से बढ़ना और लगातार होते रहना बता रहा है कि ये कार्रवाई संदिग्ध है और संदिग्ध तरीके से ही पहरेदारी भी चीन की तरफ से हो रही है। चीन एक तरफ साजिश कर रहा है तो वहीं उसके पिटे हुए कमांडर गीदड़ भभकी पर अब उतर आए हैं। हम बात कर रहे हैं रेजिमेंटल कमांडर क्यूई फेबाओ की, जिसे भारतीय सैनिकों ने गलवान की झड़प में जमकर पीटा था। ऐसे में पिटाई हुई थी, वो महीनों अस्पताल में भर्ती भी रहा था। क्या कहा कमांडर ने, आपको ये जानना जरूरी है। पहले पिटता है, अस्पताल में इलाज कराता है, लेकिन गीदड़ भभकी छूटी नहीं। कहता है अगर चीनी सेना की तुलना एक तेज तलवार से की जाती है तो सैनिकों का साहस तलवार की धार है। हम बलिदान से डरते नहीं हैं और हमने हमेशा इस विश्वास को कायम भी रखा है और हम हमारे क्षेत्र का 1 इंच हारने की बजाय अपने जीवन का बलिदान देंगे। इस तरह की गीदड़ भभकी इससे पहले भी चीन की तरफ से दी गई है। अलग अलग टाइम पर अलग अलग वीडियोस के जरिए ऐसी गीदड़ भभकी दिखाता भी रहा है चीन। और अब ये बयान, चालबाज चीन साजिशों के जाल बुन रहा है तो भारत अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने में जुटा हुआ है। भारतीय सेना ने एलएसी पर कैसे अभेद्य सुरक्षा तैयार की है पिछले एक साल में, वो हम आपको बता देते हैं। पिछले एक साल में भारत ने एलएसी पर बड़ी तैनाती की है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास किलेबंदी की है, फाइटर जेट्स उतार दिए, मिसाइल्स को लद्दाख में तैनात कर दिया, आकाश मिसाइल वहीं पर स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया ताकि दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा पूर्वी लद्दाख में K9 वज्र तोपों को सेना ने तैनात किया है। इसके अलावा M777 आर्टिलरी गन को भी भारत ने एलएसी पर तैनात किया हुआ है और भारत की तरफ से तैयारी है कि कभी भी किसी भी तरह की सिचुएशन से निपट सके, दुश्मन को जवाब दे सके। एलएसी पर 15 से 18 महीने के लिए रसद यानी कि खाने पीने का जो सामान है वो भी रिजर्व किया गया है। सेना ने फॉरवर्ड एरिया में कई सड़कों पुलों का निर्माण किया है और इन तैयारियों के बाद कुछ ही घंटों में एलएसी पर पहुंचना संभव होगा। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए
डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हैं। हमारे साथ हैं कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ है मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार सर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ मेरे सहयोगी आशीष सिंह भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जेकेएस परिहार सर, 1 साल पहले की ये जो घटना है, ये जब जब भी हमारे जहन में आती है तो सीना न सिर्फ गर्व से फूलता है, बल्कि अब ये यादें और ज्यादा ताजा हो जाती हैं कि कैसे सिर्फ कुछ दर्जन भर हमारे भारतीय सैनिक 300 से ज्यादा सैनिकों पर भारी पड़े थे। और ये मुस्तैदी अभी भी दिखाई देती है, लेकिन चीन है कि साजिशों से पीछे नहीं हट रहा अभी भी। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं 16 बिहार के तमाम अफसर और जवान को, इसके शहीद को नमन करता हूँ, देश की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका जो जोश और जो उनका हमारे लिए करने की जो चिंता थी, हमेशा हमेशा यादगार रही। और यही भारतीय सेना की सबसे बड़ी खासियत है, जो उसका हर अधिकारी, हर जवान देश के लिए मरने के लिए डर रहता है और किसी भी विषम परिस्थिति में उसको बिल्कुल डर नहीं लगता है, क्योंकि चीन सेनाओं में इस तरह की कतई क्षमता नहीं है। ये तो हमारा एक बहुत अच्छा पहलू रहा है। मगर हम खाली जोश के साथ ही नहीं चल सकते। पिछले साल भर में हमारी सेना आगे अच्छा डिप्लॉयमेंट हुआ है, और आप देखिए चीन जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पे काम करता है। और मार्च 2021 में जैसा उन्होंने उनकी जो कन्वेंशन हुआ है उसमें 2033 तक का प्लान बनाया है, और जिस तरह से वो पूरे तिब्बत में डिप्लॉयमेंट कर रहा है, हाँ। और ब्रह्मपुत्र नदी पे बांध बना रहा है, तो हमें जो है हर हालत में सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि चीन का अगला जो एक्शन होना है तो वो सिक्किम भूटान के इलाके पे होगा। चीन को पता है कि अरुणाचल प्रदेश को ले नहीं सकता, उसको थोड़ा शक था कि कहीं अक्साई चीन में हम घुस ना जाए और पीओके में घुस ना जाए, तो उसके लिए उसने ये हरकत की थी। अब गलवान और हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पॉइंट्स जो है वो छोड़ेगा नहीं, ऐसा अभी तक लग रहा है। तो हमारा यही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि हम उनको कैसे उससे बाहर करें। लेकिन मौजूदा स्थिति जो है, जो ताजा सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब हमारी सेना किसी भी तरह से कमतर नहीं है, हर तरीके से मुकाबला करने में भी सक्षम है, जवाब देने में भी सक्षम है। लेकिन सर, आपको लगता नहीं कि थोड़ा कड़ाई दिखाने की जरूरत है इस वक्त में, कुछ एक स्टेप आगे बढ़कर कदम उठाने की जरूरत है? हालांकि वक्त वक्त पर जब गलवान घटना हुई थी, प्रधानमंत्री खुद पहुंचे थे, रक्षा मंत्री पहुंचे थे, सेना अध्यक्ष पहुंचे थे, सेना का जज्बा, हौसला बढ़ाने की यहां पर पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन अब एक स्टेप आगे बढ़कर क्या चीन को जवाब देने की कोशिश होनी चाहिए आपके लिहाज से? जी हाँ, बिल्कुल। आप याद करिए, मैं पिछले साल भी यही कह रहा था, जब अगस्त एंड में हमने मगर हिल्स और दूसरे जो इलाके कैप्चर किए थे, तो उसके बाद में मेजर एक्शन जो था वो गलवान वैली में होना चाहिए थी, टेक्टोनिक प्लेट। हम वो नहीं किए, और चीन ने जो है अपने पसंद का जो इलाका है वो उसको स्लाइसिंग करके दबा लिया, और पेंगांगसू लेक पे उसको लॉस हुआ था उसको वो उसने ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस में अपना हिसाब से चेंज कर दिया। तो चीन का पूरा एम तो ये है कि काराकोरम पास के ऊपर हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है डीएसओ तक, उसके ऊपर वो अपना ऑब्जर्वेशन रखे। कड़ाई तो हमें दिखानी ही पड़ेगी। दुर्भाग्यवश भारत में ये मामला जो है वो विदेश मंत्रालय देख रहा था, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक था और बाकी भी राजनीतिक गतिविधियां थी, तो प्रधानमंत्री को अब बहुत ही सख्त कदम उठाने होंगे ताकि चीन जो है किसी तरह की हरकत ना करे। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत। जी, इसी बीच मेरे सहयोगी आशीष सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स। आशीष, आप तो खुद उस वक्त पहुंचे थे कवर करने के लिए, आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे, आपने वो खुद वो जगह देखी थी जहां पर ये हिंसक घटना हुई। आपको लगता नहीं चाइना की तरफ से अगर लगातार साजिशें हो रही हैं, लगातार कोशिशें हो रही हैं, तो हमें एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए? और साथ ही मुझे ये भी बताइएगा, अभी मैं पढ़ रही थी, चीन की तरफ से ही जो विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं, वो ये सलाह दे रहे हैं अब चीन के राष्ट्रपति को कि बहुत लंबे वक्त तक भारत से दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, ये अच्छी साबित नहीं होगी, इसके रिजल्ट उनके विपरीत जा सकते हैं। मतलब जब चीन के विशेषज्ञ ये समझ रहे हैं, चीन के जानकार ये समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी चीन की तरफ से इन चालबाजियों को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये काफ़ी कुछ चीन का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होता है।
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स को वो क्या कह रहे हैं, उनकी कथनी और करनी में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। तो हमें उसके ऊपर ज़रूर सुनना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से बिल्कुल भी हम नहीं चल सकते। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपने जो पूछा कि मिलिट्री एक्शन हमारे पास लेने का समय आ गया है या फिर ज़रूरत है, देखिए वो स्टेज हम पार कर चुके हैं कि जब हम दोराहे पे थे कि हम मिलिट्री एक्शन करें या नहीं करें। मिलिट्री एक्शन नहीं करना अब ये ऑप्शन नहीं रहा है। मिलिट्री एक्शन आपको करना ही पड़ेगा। और स्पेसिफिकली जिस तरह से डेप्सांग और बाकी एरियाज में, चलिए पैंगोंग तो काफ़ी हद तक ठीक ठाक हो गया, हालांकि पूरी तरह से पहले वाली स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी उसे एक बार को कहा जा सकता है कि ठीक ठाक है, कंट्रोल में है। लेकिन उससे ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज डीबीओ डेप्सांग वाले हैं और वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। 2-3 आप साइंस देखिए, पिछले 3 महीनों में चीन ने जो भी एलएसी पर उनके तरफ से सैनिक तैनात थे, लगभग 90% सैनिकों को उन्होंने रिप्लेस कर लिया है, यानी कि पूरी तरह से नए सैनिक वहां पर लाए हैं। ये इस तरफ इंडिकेट करता है कि किस तरह से वो पूरी तरह से नया प्लान और जोश के साथ में नए सैनिकों के साथ में। दूसरा, डिप्लॉयमेंट में बोथ मैन और मशीन कोई खास कमी आई नहीं है, ना ही क्वांटिटी में ना ही क्वालिटी में। ये भी आपके लिए एक संकेत है। 1 साल का जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, 2 दिनों बाद अब परसों 1 साल हो जाएंगे गलवान की एनिवर्सरी को, उसके बावजूद चीन ने अभी तक पैंगोंग से छोड़ के कहीं पर भी एक भी कदम पीछे नहीं हटा है। यानी कि साफ साफ है कि ड्रैगन आंख दिखा रहा है हाथी को। लेकिन क्या सोल्यूशन अभी मिलिट्री एक्शन का है? ये गलत होगा। बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए चीन की ताकत उसके मिलिट्री में नहीं, जो कि यूएस के केस में है। चीन की ताकत उसकी अर्थव्यवस्था में है, और इसीलिए आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तौर पर जियोपॉलिटिकली आपको काफी ज्यादा घेरना पड़ेगा। G7 भी सामने आया है वन बेल्ट वन रोड के इनिशिएटिव के साथ में, और भारतीय अर्थव्यवस्था को भी कुछ समय से ठीक होके हम भी देखिए, हम लड़ते हैं, हम मरते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे मैन और मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे क्वांटिटी देख लीजिए या फिर क्वालिटी मशीन्स की, मैन की तो ऑब्वियसली क्वालिटीज बहुत बेहतर है सैनिकों के हमारे, लेकिन मशीन इक्विपमेंट्स के आप पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हम अभी भी काफी पीछे हैं। अभी तक हम लाइट टैंक के लिए RFI ही इशू करने की बात कर रहे हैं। तो काफी कुछ हमें समय लगेगा पूरी तरह से तैयार होने के लिए, लेकिन मिलिट्री से ज्यादा मुझे लगता है बाकी फैक्टर्स काम करेंगे। इकोनॉमिक फैक्टर्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर क्या होगा, चीन को किस तरह से बाकी देश मिलकर बाकी मल्टीलैटरल फोरम्स उस समय पर दबा पाएंगे जब हम मिलिट्री एक्शन करेंगे। तब चीन पाकिस्तान नहीं है, लेकिन हम अगर चाहें चारों तरफ से घेराबंदी करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, मिलिट्री स्तर पर और इंडियन ओशन रीजन में भी हम उसे आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन सही समय और सही इंटेंसिटी का इस्तेमाल करने की जरूरत है। कोविड काल में चूंकि वैसे ही बहुत से चैलेंजेस हैं, तो परिहार सर लास्ट सवाल मैं आपसे ही कर लेती हूं। अगर चीन की तरफ से कोई कदम पीछे नहीं लिया जा रहा, लगातार तैयारियां हो रही हैं, और जैसे आशीष ने कहा सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है, अत्याधुनिक सामान वहां पर रखा जा रहा है, युद्ध का साजो सामान इकट्ठा किया जा रहा है, 1 साल में हमारी तैयारी भी बहुत ज्यादा पुख्ता हुई है, चाहे वो फाइटर जेट्स तैनात करना हो, मिसाइल तैनात करना हो, या फिर वज्रतोप, या फिर हमारी तरफ से भी रसद या साजो सामान युद्ध के लिहाज से। क्या हम इस तरीके से भी देखें क्या कि पिछले 1 साल में तैयारी हमारी तरफ से भी की गई है किसी भी तरह, किसी भी वक्त, किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए, और शायद अब सही समय आ जाए? देखिए, हमारी तैयारी जो है वो हम एक तरह से रिएक्ट कर, हम प्रोएक्टिव नहीं। उन्होंने किया तो उसका मुकाबला करने के लिए हमें इतना हैवी डिप्लॉयमेंट और ऑपरेशनल कैंटोनमेंट बनाए और रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना जो है इतने ज्यादा डिप्लॉयमेंट के मुकाबले में हमारे यहाँ एंटर नहीं कर सकते, इसमें कोई शक। पर उन्होंने स्लाइसिंग करके जो उन्होंने करना था वो करके बैठे। अब सवाल ये है कि हम किस तरह से वहां से वापस करते हैं। LAC तो आगे एक्साइजिंग तो बहुत दूर की बात होगी, यूके बहुत दूर की बात। हमारा अभी इशू ये है कि गलवान, गोगरा और जो दूसरे इलाके हॉट स्प्रिंग के, उसमें हम उनको बाकी पुश करके अपनी DSOB को और दोलिन को और सियाचिन ग्लेशियर को कैसे अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करें। तो उसके लिए आइडियल टाइम तो निकल चुका है, और अगर आपके पैरों में छाले पड़ रहे हैं तो मलहम आपको ही लगाना पड़ेगा। इंटरनेशनल सपोर्ट इतना मिलना नहीं।
ये सही कहा उनके आपने। अपने कंपल्शंस होते हैं। ये सही कहा तो आपको आपने decide कि करना है रिएक्ट तो कि हम आपको लोग कर क्या सकते हैं, हम तैयार तो हैं रिएक्शन के लिए, लेकिन प्रोएक्टिव अप्रोच यहाँ पर हमारी होनी चाहिए और आप इसी एक कदम का इंतजार शायद देश भी कर रहा है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेकेएस परिहार सर धन्यवाद। और आशीष सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे। और आशीष, ऐसा लगता है कि पिछले एक साल में तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं हमारी भारतीय सेना की तरफ से। अब सही वक्त का शायद इंतजार किया जा रहा होगा, इंस्ट्रक्शंस का इंतजार किया जा रहा होगा, जैसे कि हमेशा होता भी है। लेकिन हमें यकीन है देश की सेना पर मुंहतोड़ जवाब तब भी दिया था, आगे भी देंगे। एक छोटा सा ब्रेक।